नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और अभी यूनियन बजट 2022-23 पेश किया गया था और मैं इस पे वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन बहुत सारे अदर वीडियोस में मैं बिजी था बिकॉज गेट एग्जाम भी आ रहा है, तो उसके लिए भी आई वाज बिजी। सो इसीलिए थोड़ा सा लेट ला पा रहा हूँ वीडियो, इसके लिए बहुत 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 क्षमा चाहता हूँ। तो बजट में क्या खास है, क्या उम्मीदें थी, क्या एक्सपेक्टेशन थी, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि सबसे बड़ा बूस्ट इस बजट में किसे मिला और क्या वो ज़रूरी था। इन सब के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, आपके लिए मैं यहाँ पे सब रेडी करके रखा भी हूँ और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स इतने सारे हैं कि याद में भी नहीं रहते, इसीलिए इसको थोड़ा सा अपने सामने रख लिया है। तो एक एक करके मैं आपको बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, इंडियन क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें इंडियन मार्केट्स में, तो गवर्नमेंट का ये कहना है साफ साफ भाषा में कि क्रिप्टो करेंसीज पे भी टैक्स लगेगा जो भी आप इनकम जनरेट करेंगे, और अगर आपको लॉस होता है तो फिर उस लॉस को दिखा के आप कहीं और रिबेट नहीं ले सकते। ये है। तो इससे ये एक थोड़ा सा निकल के आता है कि कहीं ना कहीं जब इनकम जनरेट हो रही है तब आप पैसा ले रहे हैं बट अगर ऐसा नहीं है, आई मीन जब लॉस हो रहा है, तो उसका लॉस का भागीदार भी जो कंज्यूमर है वो खुद है। तो थोड़ा सा कहीं यहाँ पे नाराजगी दिखती हुई नजर आती है, बिकॉज आज का जो यूथ है वो क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो मार्केट की तरफ ज्यादा आकर्षित है। उसके अलावा इंडियन क्रिप्टो जो करेंसी है, डिजिटल रुपी, वो बहुत जल्द यानी कि 2022 के अंत आते आते तक इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च कर दी जाएगी और उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट था। उसके अलावा अगर डेफिसिट और जीडीपी की बात करें, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नॉमिनल जीडीपी, सबसे पहले ये जान लीजिए कि नॉमिनल जीडीपी होता क्या है। जो करंट मार्केट प्राइस है उसके बिहाफ पे जो भी जीडीपी देखा जाता है, जी हाँ, करंट मार्केट प्राइस के बिहाफ पे जो भी जीडीपी देखा जाता है उसे हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और वो नॉमिनल जीडीपी 11.1% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन दिया गया है। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट की बात कर लेते हैं। 2025-2026 तक का टारगेट है फिस्कल डेफिसिट 4.5%। अब आप सोचेंगे फिस्कल डेफिसिट है क्या? देखिए, डेफिसिट का मतलब होता है कमी, इसको हमेशा ऐसे याद रखिए। डेफिसिट का मतलब है कमी, और फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब आपके एक्सपेंडिचर आपके रेवेन्यू से ज्यादा है, यानी आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं और आपके पास रेवेन्यू कमा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट। और पिछले साल ये फिस्कल डेफिसिट ना चाहते हुए भी 6.9% हो गया था, 6.9% जीडीपी का। तो आप समझिए कितना बड़ा वैल्यू है। और फिस्कल डेफिसिट जितना मॉडरेट होगा उतना बेटर परफॉर्मिंग आपकी इकोनॉमी होगी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेटर है कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन वेरियस पॉलिसीज, स्कीम्स एंड आपके अदर जो सब्सिडीज वगैरह दी जाती हैं उस पर। बहरहाल, उसके अलावा अगर देखा जाए तो जी हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट की भी बात की गई है। वो रेवेन्यू डेफिसिट 3.8% का रहेगा, जीडीपी के 3.8% रहेगा 2022-23 के अंदर। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जब भी आपकी एक्चुअल नेट इनकम जो है ना, वो आपकी हमेशा प्रोजेक्टेड इनकम से अगर कम होगी तो इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल नेट इनकम। जब भी प्रोजेक्टेड इनकम से कम होगी तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट रहेगा, और ये अच्छा नहीं है। 3.8% का है ये। उसके अलावा बोरोइंग की बात करें तो देखिए, बोरोइंग में ये कहा गया है कि 14.95 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि 14.95 के बाद 12 जीरो लगा लीजिए, इतने रुपए का ग्रॉस बोरोइंग रहेगा। अब आप सोचेंगे ग्रॉस बोरोइंग क्या है? उससे पहले मैं नेट बोरोइंग का अमाउंट बता दूं। नेट बोरोइंग 11.59 ट्रिलियन रुपीस का है, यानी कि लगभग 3.4 ट्रिलियन रुपीस का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अभी डिफरेंस क्यों होता है? देखिए, जब भी ग्रॉस की बात करते हैं हम लोग, ग्रॉस बोरोइंग, तो ग्रॉस बोरोइंग तब होगी जब पिछले पास्ट लोन का भी रीपेमेंट कर दिया गया है, और नेट बोरोइंग उसको हटा के जितना भी बोरोइंग है बॉन्ड्स के थ्रू जनरेट करके या और भी अदर स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट जो पैसा लेती है, दैट इज नोन एज बोरोइंग।
उसके अलावा जो रिसीट्स हैं वो कुछ इस तरीके से रखी गई कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 27.6 ट्रिलियन रुपीस का है, और जबकि नेट टैक्स रेवेन्यू 1.93 का है। तो ग्रॉस में सारा आ जाता है, इनकम टैक्स आ गया, आपका कंज्यूमर टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया, कस्टम्स आ गए, और उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी आ गई, ये सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं। उसके अलावा जो उम्मीद थी मिडिल क्लास को स्पेशली, क्योंकि मिडिल क्लास इस कोविड में सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ, मिडिल क्लास लोगों की अगर बात की जाए तो वहां पे जॉब्स चली गई एंड काफी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, एंड कई सिचुएशंस ऐसी रही जो फैमिली में सिंगल अर्निंग पर्सन थे या जो भी लोग अर्न करने वाले थे उनकी डेथ हो जाना, इससे पूरी की पूरी फैमिलीज की कमर टूटी। लेकिन उसका ध्यान ना रखते हुए, सबसे बड़ी नाराजगी यही है इस बजट में कि उसका ध्यान ना रखते हुए जो रीबेट की या फिर हम बोले कि रिलीफ की स्लैब्स में कट ऑफ करने की जो उम्मीद थी, आशा थी, वो खत्म हो गई, वैसा कुछ भी नहीं दिया गया। तो इनकम टैक्स को लेके हम लोग ऐसा देख सकते हैं। 39.45 ट्रिलियन रुपीस का ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर बजट है ये। और देखिए फर्टिलाइजर सब्सिडी 1.09 ट्रिलियन रुपीस 1.05 ट्रिलियन रुपीस की है, और उसके अलावा फूड सब्सिडी 2.07 की है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी गवर्नमेंट जो है वो पीएलआई स्कीम लेके आई है ताकि इंडियन ब्रांड्स इंटरनेशनल मार्केट में फूड्स, फ्रूट्स, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स का ब्रांडिंग कर सके। अगर आप देखें तो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडियन ब्रांड्स एज सच कोई बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं है, जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं वही यहां पे आके अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ब्रांडिंग के लिए, सेलिंग के लिए, सेटअप के लिए एमएसएमईज को काफी ज्यादा इस बार फंडिंग देने की बात की गई है, प्रोमिसेस भी किए गए हैं, राइट। उसके अलावा अगर ड्यूटीज की बात करें तो जी हाँ, ये एक अच्छी चीज हुई है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी थी कुछ केमिकल्स के ऊपर, उसको रिड्यूस कर दी गई है। कस्टम्स ड्यूटी जो थी वो स्टील स्क्रैप पे, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंशन के लिए स्मॉल स्केल बिजनेसेस के लिए 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है। और कस्टम ड्यूटी जो स्टेनलेस स्टील पे है, फ्लैट प्रोडक्ट्स पे है, उन सबको रिवोक कर दिया गया है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्राजील के साथ में ये एक इनिशिएटिव था ब्लेंडेड पेट्रोल का, जिसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी। तो अनब्लेंडेड जो पेट्रोल होगा उसके अंदर, अनब्लेंडेड फ्यूल के अंदर अक्टूबर 2022 से ₹2 का पर लीटर का चार्ज लगा दिया जाएगा। तो ये भी एक ड्यूटी वहां पे ऐड की गई है, राइट। और कट और पॉलिश डायमंड्स पे ड्यूटी जो है 5%। तो जौहरियों के लिए लगभग ये ऑलमोस्ट पिछले साल टाइप जैसा ही है। उसके अलावा अगर हम लोग फाइनेंस की बात करें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा उस एक्ट्स को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं वो ऐसी जगहें हैं जहां पे इंडस्ट्रियल सेटअप सेग्रीगेटेड रहता है, वहां पे वर्क आपका बेसिकली कमर्शियल वर्क होता है, ऐसा आप कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड। और वहां पे जो एक्ट है उनको नॉर्म्स को चेंज किया जाएगा और नए लेजिस्लेशन लेके आएंगे। कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट है उसका विजन है ईज ऑफ बिजनेस। इंडिया में ईज ऑफ बिजनेस उतना अच्छा नहीं है जितना फॉरेन में है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा यहाँ पे इसको नए लेजिस्लेटिव रूल्स को लाने की बात हो रही है। उसके अलावा बैंक्रप्सी कोड को है जल्दी से जल्दी चेंज करने की बात चल रही है, अमेंड करने की बात चल रही है, जिससे कि होगा ये कि जो लोग फॉल्स बैंक्रप्सी क्लेम करते हैं वो लोग ऐसा ना कर पाएंगे। एंड काफी भगोड़े भी घोषित कर दिए जाते हैं जो विदेशों में भाग जाते हैं, विजय माल्या एज एन एग्जांपल। बहरहाल तो थोड़ी सी ये टाइट शिकंजा इस पे घसेगा। उसके अलावा जब बजट पेश किया जा रहा था तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, इनका कहना था कि 7 पिलर्स हैं जिनके ऊपर हमारी इकोनॉमी दौड़ेगी। रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, इन सबको इन्होंने इंक्लूड किया। एंड बेसिकली देखा जाए तो ये ऐसा था कि जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, जो पिछले साल अक्टूबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनवील किया था, तो उसी को फाउंडेशन लेते हुए ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे डिक्लेयर किए गए। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो 5G स्पेक्ट्रम आवंटन का जो है नीलामी शुरू कर दी जाएगी, 2022 में ही ये कंडक्ट की जाएगी। उसके अलावा जो स्कीम है वो भी लॉन्च की जाएगी 5G आवंटन के मामले में ही। और ऑप्टिकल फाइबर 2025 तक हर एक गांव में ले जाने की घोषणा की गई है। 480 बिलियन रुपीस जो है, यानी 480 के बाद 90 उतने रुपए
आप लगा लीजिए, वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए दी गए हैं ताकि गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग क्रिएट की जा सके बाय द एंड ऑफ 22-23, राइट। उसके अलावा एग्रीकल्चर को भी प्रमोशन के लिए यहाँ पे डोमेस्टिक स्कीम्स, देखिए क्या है कि इंडिया का किसान तभी अमीर होगा जब इंडिया के किसान का जो प्रोडक्ट है वो बाहर जाएगा। जब इंडियन फार्मर इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा, तब जाके कहीं इंडियन फार्मर की जो परेशानी है वो सॉर्ट आउट होगी। और इसी को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा फंड्स अलोकेट किए गए हैं एंड रेलवेज को हर एक स्मॉल टाउन में पहुंचाने की बात की गई है ताकि अर्जेंट बेसिस पे जो जल्दी खराब हो जाते हैं प्रोडक्ट्स वो पहुंचाए जा सके। जैसे जितने भी कृषि प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी ही खराब होते हैं, तो हर एक क्षेत्र तक, हर एक गांव तक रेलवेज का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो बूस्ट मिला है वो है डिफेंस को मिला। डिफेंस का जो बजट है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा दिया गया है 10% से, जो कि काफी बड़ा है, बूस्ट है। लगभग 71 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये बजट एलोकेट किया गया है डिफेंस को। और इसमें गवर्नमेंट का कमिटमेंट ये है कि हम लोग इन हाउस, या हम यूं बोले कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड डिफेंस गुड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, अब उसको हम लोग उस पर ध्यान देंगे, उस पर हमारा फोकस होगा। और जो बाहर से जो हमारे एक्सपोर्ट होके आते हैं, बाहर से जो हमारे खरीद के आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम, देखिए पैसा हम लोग पे कर रहे हैं डॉलर्स में, तो जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिप्लीट होता है। और अगर हम लोग यहां पे प्रोड्यूस करके बाहर बेचते हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी मैंने वीडियो भी बनाया है, आज ही अपलोड हुआ है, जाके उसे प्लीज देखिए। फिलीपींस के साथ जो डील हुई है 374 मिलियन यूएस डॉलर्स की, जो पहली है, वन ऑफ द फर्स्ट काइंड फॉर इंडिया, वो इंडिया को उस इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा रही है जिसका फायदा यूएसए ने बहुत समय से उठाया है, फ्रांस ने बहुत समय से उठाया, और ये सुपर पावर्स, इकोनॉमिक सुपर पावर्स इसी के दम पे बनी है, जो कि है डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा विजन है कि 35,000 करोड़ का 2025 तक हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विजन है और उसी को मद्देनजर रखते हुए काफी अच्छी इसमें प्रमोशन स्कीम्स भी लेके आए हैं ये। उसके अलावा बजट में यही है, हाँ, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की बात की जाए तो 9.2% की करंट फिस्कल में इन्होंने प्रोजेक्शन की गई है, और उसके बाद में लेटर फेजेस में 8.5 से लेके 8% तक की ग्रोथ की बात की है। तो ओवरऑल अगर आप बजट की बात करेंगे तो ओवरऑल बजट पिछले साल के मुकाबले अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर को बूस्ट दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन जो उम्मीद थी मिडिल क्लास को वो उसकी पूरी नहीं हुई, एंड ये थोड़ा सा हताशाजनक रहा। बाकी ओवरऑल द बजट इज गुड एंड वट एवर प्रोजेक्शंस आर देयर, लेट्स सी दैट दिस गवर्नमेंट स्टैंड्स अप टू दैट और उन सबको मीट कर पाती है। दिस इज प्रीटी मच। आई होप आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स समझ में आए हों, और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इस पे और डिटेल्ड वीडियो, वैसे मैं और वीडियोस लेके आने वाला हूं जिसमें हमारा जो थीम रहेगा वो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो, और भी जो करंट स्कीम्स हैं उनके बारे में भी चलेगा। उसके अलावा पॉलिटी सीरीज चल रही है, पॉलिटी सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा, और मैं सोच रहा हूँ एक नया सब्जेक्ट और शुरू करने का, तो प्लीज़ अपना कमेंट दे के ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा मैंने पोल भी किया था, कम्युनिटी पोस्ट में है, जाके उसे भी देखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।